लेकिन आज की जो कहानी है वो बड़ी अजीब है। वो अजीब इसलिए है कि किडनैपर पहले जिसको किडनैप होना उसको दावत देता है, उसको अपने पास आने के लिए कहता है, बाकायदा फ़्लाइट की टिकट भेजता है, और वो बेचारा खुद जाके चंगुल में फंसता है। तो ऐसा बड़ा कम होता है। आमतौर पे लोग किडनैपर उठा लेते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो किडनैप होने वाला है वो खुद चलकर किडनैपर के पास जा रहा है। और ये रियल स्टोरी है। बिहार में एक, जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग किंग है, और उसी तरह से बिहार में एक जिसको ये दर्जा मिला हुआ है, वहाँ का एक बड़ा क्रिमिनल है जिसके बारे में ये भी है कि वो नक्सल से भी मिला हुआ है। लेकिन उसका नाम बाद में लूँगा, पहले कहानी आपको पूरी तरह से समझाऊँ कि है क्या। दिल्ली के एक बदरपुर एरिया है, जो दिल्ली और उधर उसके बाद आपका फरीदाबाद शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन रहते हैं जिनका मार्बल का बिज़नेस है, और अच्छा खासा उनका धंधा चल रहा था। उनके दो बेटे सुरेश और कपिल, एक की उम्र 40 साल, एक की उम्र करीब 30 साल, दोनों अपने पिता के बिज़नेस में हाथ बटाते हैं, और मार्बल के कारोबार से ये लोग जुड़े हुए हैं, और मार्बल के ही कारोबार में दोनों काम करते रहते हैं। इसी दौरान अलग अलग जगहों पे इनका आना जाना रहता था। सितंबर 2016 में जो मार्बल के व्यापारी, उनके पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला अपना नाम गोपाल गोयल बताता है, और वो कहता है कि बिहार में एक बिज़नेस है मार्बल का ही, और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, करीब 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और चाहते हैं कि आप इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हों तो लें। और वो भरोसा जिताने के लिए ये भी कहता है कि इसके लिए आपको हमको कमीशन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये बातचीत चलती रहती है, और गोपाल गोयल जो है वो हवाला देता है इस बिज़नेस फैमिली के एक रिलेटिव इंजीनियर हैं जो जान पहचान के, उनके नाम का। तो बातचीत होती रहती है, चलता रहता है मामला। अब जाहिर सी बात है 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का मामला था। तो बात आगे बढ़ते 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 फिर ये होता है कि फ़ोन करने वाला जो गोपाल गोयल नाम का एक शख्स था, वो अचानक कहता है कि आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेनी है तो एक बार पटना आना पड़ेगा, और आपको वो साइट वाइट सारा देखना पड़ेगा ताकि हम फाइनल कर सकें। तो अब ये था कि जाए ना जाए, तो और फिर एक कदम आगे बढ़ाता और कहता है कि आप एक दिन के लिए पटना आ जाएं और साइट देख लें, चूँकि डील बड़ी है, आपका अच्छा कारोबार है, तो मैं टिकट भी भेजता हूँ। यहाँ से जब हामी भर दी जाती है तो वो बताता है कि आपके पास अभी थोड़ी देर में टिकट भी पहुँच जाएगी। उसके बाद 2 टिकट गो एयरलाइंस की इनके घर पे पहुँचता है, और एक ट्रैवल एजेंट जो है वो घर पे जाकर टिकट दे देता है। दोनों भाइयों के नाम पे टिकट था, सुरेश और कपिल के, और करीब 4 साढ़े 4 बजे शाम की फ़्लाइट थी। अक्टूबर 21 2016 की तारीख़ थी। दोनों भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं, और शाम करीब 6:10 पर पटना लैंड करते हैं। जब ये फ़्लाइट में बैठे थे, जाहिर सी बात है मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। पटना में जब ये लैंड किए तो इन्होंने मोबाइल ऑन किया, तो इनके पास एसएमएस था। उस एसएमएस में बाकायदा एक नंबर था और नाम था, अजीत नाम का ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये नंबर है, उसमें आप दोनों का वेट कर रहा है और आपको वो हमारे पास लेकर आएगा। ये गोपाल गोयल जिन्होंने पटना बुलाया था इन दोनों को टिकट भेजकर, उसका मैसेज था। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, जो नंबर दिया गया था ड्राइवर अजीत का, उस पर नंबर पे कॉल करते हैं। अजीत एयरपोर्ट के बाहर मिलता है, गाड़ी लेकर आता है, दोनों बैठ जाते हैं। सब कुछ कूल अब तक, और दोनों बड़े खुश भी कि क्या पता डील अगर 200 करोड़ की हो गया तो बल्ले बल्ले है। गाड़ी में बैठने के बाद, चूँकि इन लोगों को पटना के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था और गए भी नहीं थे इससे पहले, गाड़ी में और कोई नहीं था, बस ये दोनों भाई और ड्राइवर अजीत। करीब 2.5 घंटे तक गाड़ी चलती रहती है। 2.5 घंटे के बाद ये गाड़ी एक सुनसान जगह पे रुकती है। एक घर जैसा था लेकिन सुनसान जगह पे। वहाँ पे करीब 6 से 8 लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं। जैसे ही उतरते हैं उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो सारे हथियार से लैस थे। दोनों भाई को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। फिर एक दूसरी गाड़ी में दोनों के हाथ पैर मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, डालते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों का किडनैप हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, एक अनजान शहर में पहुंचे हुए दोनों, और अचानक पता चला कि वो डील के लिए आए, यहाँ किडनैप हो गए। और बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से भी सुनी हुई थी, तो दोनों बेहद खौफजदा, डरे हुए। खैर, इनको गाड़ी में फिर से बैठाया जाता है, और अब चूँकि
करीब 6:30 पौने 7 एयरपोर्ट से निकले थे, 2.5 घंटे तक गाड़ी चल रही थी, 10 बज चुका था। अब दूसरी गाड़ी में डालकर फिर एक बार सफ़र शुरू होता है, और इस बार उस गाड़ी में इनके साथ वो 6-7 लोग और। अब गाड़ी जो है वो एक जंगल की तरफ जा रही है, जंगल बीच फिर गाड़ी रुकी जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी, उसके बाद पैदल ले जाने के बाद एक जंगल के अंदर छोटा सा कोई घर टाइप का था, वहाँ पे इन दोनों को रखा जाता है, खाना दिया जाता है, और फिर वहीं रात बीत जाती है। अभी तक दुनिया को पता नहीं कि ये दोनों किडनैप हो चुके हैं। अगले दिन पहली बार इन दोनों भाइयों के घर दिल्ली बदरपुर में फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला कहता है कि आपका दोनों बेटा जो है वो हमारे कब्ज़े में है, और 5 करोड़ रुपए आप रैंसम दे दें तो इन दोनों को छोड़ देंगे, वरना मार देंगे। अब फ़ोन आते ही घर वालों की जाहिर सी बात है जो हालत ख़राब हुई, उन्होंने अपने बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। बेहद परेशान, 5 करोड़ देकर भी बच जाए गारंटी नहीं, तो क्या करें। उन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मशवरा किया, तो पहला काम तो यही कहा गया कि भाई पटना निकलो। तो उनके फादर अपने 1-2 करीबी दोस्तों के साथ फ़ौरन पटना पहुंचते हैं, और ये तय होता है कि बिहार जैसे अनजान जगह पर और एक कॉल पे और रैंसम देना और उसमें गारंटी नहीं लौटने की, तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए। चूँकि रैंसम का कॉल दिल्ली में आया था और उन दोनों का किडनैप पटना एयरपोर्ट से ही हुआ था, तो फादर पटना इनके पहुंचते हैं नेक्स्ट डे। उसके बाद वो लोग पटना एयरपोर्ट पे पहली बार रिपोर्ट लिखाते हैं अपने 2 बेटों की किडनैपिंग होने की। अब जैसे ये रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती है, पटना के एसएसपी तक पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कि सभी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मामला दिल्ली के 2 बिजनेसमैन के किडनैपिंग का है और इज्जत दांव पर बिहार पुलिस की। पुलिस खैर फ़ौरन हरकत में आती है, पूछताछ शुरू होती है, सारी कड़ियाँ जोड़ी जाती है। पता चला कि जो टिकट लेकर आया था ट्रैवल एजेंट, उसको भी पकड़ा जाता है आनन फानन में दिल्ली पुलिस की मदद से, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। जो एसएमएस आए थे उसके थ्रू उस कॉल को खंगाला जाता है डिटेल, वो मोबाइल स्विच ऑफ, आखिरी लोकेशन पटना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, बाकी सारी चीज़ें, और उन दोनों भाइयों का मोबाइल भी बंद, कोई सुराग, कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस की कोशिश जारी है। पुलिस उसके बाद अचानक पुराने केसेस देखती है कि इस तरीके से कभी कोई किडनैपिंग का केस हुआ कोई फाइल में, रिकॉर्ड में, तो कोई क्लू नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस बिहार के जितने पुराने क्रिमिनल जो किडनैपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन सब के रिकॉर्ड खंगालती है, अपने मुखबिरों के ज़रिए उन पर नज़र रखवाती है, पूछताछ करती है, सारी चीज़ें चल रही हैं। पहली कामयाबी पुलिस को जो मिलती है कि कौन लोग कैसे हो सकते हैं, जिस फ़ोन से इस 200 रुपए करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ़ोन आता था गोपाल गोयल के नाम से, उस नंबर को जब ट्रेस किया गया सारा, तो उसमें एक नंबर मिलता है कि इलाहाबाद के शख्स का। तो पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उसको उठाती है, तो पता चलता है कि वो एक्चुअली एक्यूज़ नहीं, खुद विक्टिम, पीड़ित रहा है। और वो कहानी सुनाता है कि कुछ महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ही उसे पटना बुलाया गया था। वो अपने एक दोस्त के साथ पटना गया और फिर उन दोनों को किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करने के बाद उसे पटना से करीब कुछ 100 भी नहीं, करीब 100 किलोमीटर के आसपास एक जंगल में रखा गया। और ये किसी तरह उस जंगल में, चूँकि रात को खुले में ही छोड़ दिया था, क्योंकि घना जंगल और वो नक्सल एरिया भी था, जानवर भी वहाँ पे, तो उतनी निगरानी भी नहीं थी, तो वो बचकर चला आया। और बाहर आने के बाद, बच के आने के बाद फिर वो लखीसराय पुलिस स्टेशन गया। उसने एक बताया एक पुलिस स्टेशन है पटना से दूर। फिर पुलिस की मदद से वो उस जंगल में गया और उसने अपने साथी को भी वहाँ से बचाया और निकल के आ गया। लेकिन इस किडनैपिंग के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने भी कहा कि कहाँ ये रिपोर्ट दर्ज करा के हमारा तुम केस बढ़ाओगे, ये वो, और इनका भी था कि चलो जान बच गई, पैसे भी नहीं देने पड़े, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो जब उससे सारी पूछताछ हुई और वो नंबर को टटोला गया, ढूंढा गया, तो उस नंबर के ज़रिए पुलिस को पहली बार पता चलता है कि बिहार में एक क्रिमिनल, इससे पहले भी एमपी और हरियाणा के कुछ लोगों को इसी तर्ज पे किडनैप किया गया था। तो पहली बार उस फ़ोन और उस इलाहाबाद के नौजवान के ज़रिए नाम सामने आता है। दरअसल जो गोपाल गोयल बनकर फ़ोन करता था वो गोपाल गोयल नहीं, उसका असली नाम था रंजीत मंडल, एलियस रंजीत डॉन। ये बिहार के इंडस्ट्री, जो किडनैपिंग इंडस्ट्री है, उसका एक तरह से सबसे बड़ा खिलाड़ी, जैसे देश में बबलू श्रीवास्तव का नाम आता है। तो रंजीत मंडल, रंजीत डॉन। अब लेकिन पुलिस 100% ये भी नहीं कि इस दिल्ली के दोनों बिजनेसमैन में भी उसी का हाथ हो, लेकिन खैर पुलिस सारी चीज़ें करती रहती है। इसी दौरान धीरे धीरे रंजीत डॉन के कुछ लोगों के फ़ोन सर्विलांस पे लगाए जाते हैं।
तो लोकेशन वही लखीसराय का दिखा रहा है। तो अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो उस लखीसराय के उसी जंगल में ही इन दोनों को भी ले जाया गया हो। इसके बाद पुलिस की एक टीम तैयार होती है। करीब 100 लोगों की पुलिस की टीम इस पूरे किडनैपिंग पे काम कर रही थी। टीम तैयार होती है, अलग अलग जगह छापे मारे जाते हैं। उसके बाद फिर लखीसराय के उस जंगल के इलाके को खंगाला जाता है, टटोला जाता है, लोकल लोगों से पता किया जाता है। तो 2-3 चीज़ें आई। एक तो ये कि जंगल बड़ा घना है, डेंस है, उसमें जंगली जानवर भी हैं। इसके अलावा वहाँ पे नक्सलियों का भी कब्जा है और कुछ वक्त पहले वहाँ पे 1-2 पुलिस वालों को भी उसी जंगल में इनकाउंटर हुआ था और नक्सलियों ने मार दिया था। तो उस जंगल में ख़तरा ये था कि तो जंगली जानवरों का, ऊपर से नक्सल का, तीसरा वहाँ पे माइंस भी बिछे हुए जगह जगह, तो माइंस का भी खतरा था। लेकिन ये था कि 2 बिजनेसमैन किडनैप हुए हैं और सब कुछ यही बता रहा है कि इसी जंगल में होंगे वो। तो पुलिस छोड़ भी नहीं सकती थी इस तरीके से। आखिरकार पुलिस ने तय किया कि उस जंगल में जाकर रेड करेंगे और छापा मारेंगे। पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई। जो इलाहाबाद से जो भाग के बच के आया था, उसके जो इन्फॉर्मेशन मिली थी और सारी चीज़ें, उससे ये पता चला था कि उस जंगल के अंदर घुसने के बाद करीब 10 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ही वो रख सकते हैं। और वो 10 किलोमीटर भी घना, सारे खतरे उसमें। रात के वक्त पुलिस चूँकि दिन में ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता और वक्त भी बीत रहा था, तो पुलिस की टीम ने रात को ही उस जंगल में धावा बोलने का फैसला किया। गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी। पुलिस की टीम पैदल तैयार हुई, सारे अपने हथियारों के साथ। उसके बाद अब वो जंगल में घुसते हैं। जंगल में अंदर जाने के बाद अलग अलग झुंड बनाकर एक जगह पे पुलिस को कुछ हलचल नज़र आती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अलर्ट होती है, उधर से भी उन लोगों ने देख लिया और उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पुलिस आ चुकी है। उसके बाद फायरिंग शुरू होती है, इधर से भी फायरिंग, उधर से भी फायरिंग। करीब 40 राउंड की फायरिंग होती है। लेकिन पुलिस की तादाद ज़्यादा थी, तो थोड़ी देर के बाद फायरिंग रुक जाती है, पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। 5 लोग हथियारों के साथ वहाँ पे फिर सरेंडर करते हैं, उनको पकड़ा जाता है। और ज़मीन पर वहीं एक कमरे के पास 2 लोग पुलिस को और मिलते हैं। वो दोनों असल में सुरेश और कपिल थे, जिनको किडनैप किया गया था। जब उनसे पूछताछ होती है वहाँ पे ही, तो पता चलता है कि जो रंजीत डॉन उर्फ रंजीत मंडल, वो वहीं था उस वक्त। लेकिन पुलिस के आने की खबर और हलचल से वो उसी वक्त वो उससे कुछ मिनट पहले वहाँ से निकल के भाग गया और उसने अपने 5 गार्ड को छोड़ दिया और उससे ये कहकर गया था कि इन दोनों को बेहोश कर दो और नहीं तो फिर मार दो। लेकिन जितनी तेज़ी से पुलिस आगे बढ़ रही थी, उनके पास वो मौका नहीं मिला। वो एक पहले बेहोश करने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि इनको उठाकर किसी और जगह शिफ्ट कर सकें, लेकिन वो टाइम नहीं मिला और मारने का भी टाइम नहीं मिला और तब तक पुलिस पहुंच गई। तो ये बड़ा नाजुक टाइमिंग होता है किडनैपिंग के केसेस में, क्योंकि किडनैपर को जैसे ही लगता है कि वो पकड़ा जा रहा है, उसका खेल ख़त्म, सबसे पहले वो जिसको किडनैप किया उसको ही मार देता है। तो यहाँ पे खैर वो नौबत नहीं आई और पुलिस वक्त रहते पहुँच गई, तो वो न बेहोश कर पाए ना मार पाए। इसके बाद पुलिस जो है उन सबको लेकर बाहर आती है और उनके पास से काफ़ी सारे हथियार भी मिलते हैं। फिर मीडिया के सामने लाया जाता है। फैमिली चूँकि पटना में ही डेरा डाले हुई थी और उस पुलिस की कार्रवाई से जाहिर सी बात है बहुत खुश थे। फिर वो दोनों भी आते हैं और वो दोनों मीडिया से भी बात करते हैं और वो कहानी बताते हैं कि जिस दिन से किडनैप किया गया उनको अलग अलग, एक तो बेवजह मारा पीटा जाता था, एक भाग चुका था इसलिए सख्ती ज़्यादा हो गई थी जहाँ वो रखते थे जंगल में। कभी एक कमरे में रखते, कभी खुले जंगल में छोड़ देते, लेकिन वो बाकी सारे पहरा दे रहे होते। दिन भर में एक वक्त उनको खाना मिलता था, चावल और एक कोई और चीज़ दे देते थे, और कुछ भी अगर कहते थे या कुछ करते थे तो पिटाई शुरू हो जाती थी। तो वो इन दोनों का ये भी था कि एक वक्त ऐसा लगा था कि अब शायद ये कभी अपने घर को लौट कर नहीं जाएंगे, और वो उस दिन को भी कोस रहे थे कि कहाँ वो 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लालच में आकर इन्होंने अपनी जान फंसा दी। जब वो पकड़े गए और ये दोनों पुलिस ने इनको आज़ाद कराया, उनके तब भी पीठ पे, सीने पे, हर जगह ज़ख्म के निशान थे जो पिटाई से मिले थे। और खैर इसके बाद माँ बाप को सौंपा जाता है दोनों बच्चों को। उसके बाद वो दिल्ली लेकर आते हैं। रंजीत डॉन वहाँ से फ़रार हो चुका था, लेकिन पुलिस की टीम लगातार पीछे पड़ी रहती है। कुछ वक्त के बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि वो एक अपने चाचा का बेटा है, उसके घर में कुछ फंक्शन है, वो वहाँ आया हुआ। उसके बाद एसटीएफ की टीम पहुँचती है, एसटीएफ की टीम घेरा डालती है और रंजीत डॉन को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। उसके बाद पता चला कि रंजीत डॉन ने इससे पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल
में ऐसे ही इसी तर्ज पे बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस किए। वैसे से उसका जो मोडस ऑपरेंडाई था वो यही था कि वैसे फैमिली को के बारे में पता करता था जो बिजनेस फैमिली हो, जिनका कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट हो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने उनको वो फ़ोन करके पटना बुलाता और भरोसा जीतने के लिए इवन टिकट भी भेज देता, गाड़ी भी भेजता एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। और फिर एक बार वो पहुंच जाते तो उसके बाद उनको वो उठा कर ले जाता और फिर फिरौती से पैसे मांगे जाते। कमाल की बात ये थी कि उसके ज़्यादातर जो केसेस हुए उसमें बाकायदा बिजनेसमैन और उनकी फैमिली के लोगों ने उसको फिरौती दिया, वो भी करोड़ों में, और पुलिस तक ये बात भी नहीं पहुंची। क्योंकि आमतौर पर किडनैपिंग के केस में ये भी होता है कि लोग पुलिस के पास जाने से डरते और घबराते हैं, क्योंकि उन्हें डर ये होता है कि उनका अपना उस वक्त उनके कब्जे में है और अगर उनको पता चल गया कि पुलिस की मदद ली है तो पहला काम ये करेंगे कि वो मार डालेंगे। तो जान से बेहतर ये है कि पैसे दे दो। तो यही सबसे एक बड़ी कमज़ोरी होती है जो जिसका फ़ायदा किडनैपर उठाते हैं।